नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी मुलाकात करवाती हूं देश के बड़े न्यूज़ मेकर्स के साथ। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को लेकर हलचल मच रही है कि कोलिजियम सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर इतना ढीला क्यों पड़ गया है। और इस समय जो पूरा सेंटर ऑफ डिस्कशन है वो है जस्टिस अकिल कुरैशी, जो कि इस समय चीफ जस्टिस है त्रिपुरा हाई कोर्ट के। तो क्या कुछ चल रहा है, कोलिजियम की क्या कमियां हैं, उनको कैसे सुधारा जा सकता है, ये इस समय पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत खास मेहमान अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक वेटरन कांग्रेस लीडर है और साथ में इसके देश के एक जाने माने लॉयर भी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य हिंदी पर सर। मिस्टर संघवी, मेरा पहला जो सवाल है कि जो ये जस्टिस अकिल कुरैशी का मामला सामने आया है कि किस तरीके से अब जो अपॉइंटमेंट उनकी होनी चाहिए, ही इज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जजेस इन द कंट्री, लेकिन कोलिजियम इतना ठंडा क्यों पड़ा हुआ है? पिछले एक साल से हमने देखा है कि कोलिजियम बैठा ही नहीं है किसी मीटिंग के लिए। तो उसकी वजह क्या लगती है? आप लोग तो कोर्ट्स के कॉरिडोर्स में होते हैं, आपको पता ही होगा कि क्या कुछ चल रहा है। व्हाट इज द रीजन? देखिए, कोई भी इसमें कोई सही अटकल लगा नहीं सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है और जिसमें सिर्फ 2 4 5 लोग सक्रिय होते हैं और ज़्यादा अटकल ऐसे लगानी भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात पक्की है, कारण ए हो, कारण बी हो, कारण सी हो, और निश्चित रूप से असहमतियां या विरोध कोलिजियम के अंदर भी और सरकार से भी, जिस नाम के विषय में आपने जिक्र किया, निश्चित रूप से वो कई कारणों में से एक कारण है। तो इससे एक बात सिद्ध हो जाती है, प्रमाणित हो जाती है कि कोलिजियम का सिस्टम जो सर्वज्ञात है, एक प्रकार से तो उसको कहा जाता है इट्स एन ओपन सीक्रेट, कि ये कोलिजियम का सिस्टम मूल रूप से असफल रहा है, कई अरसों से रहा है। दूसरा बिंदु कि इसमें बहुत सार्थकता आ जाती है इस बात में कि भाई आपने काला प्रयत्न किया, सफेद प्रयत्न किया, दोनों जब नहीं चले तो कम से कम अब समय आ गया है कि कोई और चीज का प्रयत्न करें। इससे मेरा मतलब ये है कि आपने लगभग देश के स्वतंत्रता के 40 वर्ष बाद तक केंद्रीय सरकार की प्राथमिकता का मॉडल प्रैक्टिस किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइमेसी इन अपॉइंटमेंट। वो लगा था 1990, 91, 92, 93 में कि असफल हो रहा है, पूरी तरह से सार्थक नहीं है। तो आपने ये कोलिजियम का एक प्रकार से न्यायिक निर्माण किया जो संविधान में कहीं नहीं था। न्यायालय के 3 निर्णयों ने किया, कोई बात नहीं, वो एक अलग डिबेट है कि कर सकते थे कि नहीं। वो और चल गया है आज करीब 40 वर्ष, 35 वर्ष। मैंने डिबेट खोला था, मैं पहले विरोधी था नेशनल जुडिशियल कमीशन का, लेकिन मैंने पार्लियामेंट में, संसद में वो डिबेट खोला था, ओपन किया था। तो मैंने ये कहा था, मैं दोहरा रहा हूं कि भाई अब दोनों आपको देखा कि असफल रहे हैं या कम सफल रहे हैं, तो कम से कम एक तीसरे मॉडल का प्रयत्न तो करना चाहिए। और आज जो आप बोल रही हैं उससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये प्रयत्नशील होना हमारे लिए आवश्यक है। और अंतिम बात ये मैं कहूंगा कि जो अगर आप एनजेसी काइंड ऑफ मॉडल में, एनजेसी जो बिल खत्म हो गया या जो असंवैधानिक सिद्ध हो गया, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन न्यायपालिका खुद अपने पास ये पावर रखना चाहती है, इसको इतना ये अच्छा अधिकार क्षेत्र लगने लगा है अब, तो इसको छोड़ना नहीं चाहती। जब आपने आर एनजेसी का आयोग बनाया तो उन्होंने उसको निरस्त कर दिया, तो फिर आपको ये साथ साथ इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अगर आप अधिकार क्षेत्र छीनते हैं, संविधान के अंतर्गत तो कहीं नहीं लिखा है कि नीलू व्यास जो न्यायपालिका की हिस्सा है वो इसको नियुक्त करेंगी। जब आपने ले ही लिया है तो फिर तो पूरा 100% जवाबदेही आपकी होगी। ये बात सही है कि इसमें घोंचा डालना, इसमें विलंब करना, इसमें अवरुद्ध करने की प्रक्रिया उतना ही केंद्र सरकार भी करती है। लेकिन जब आपने अपने ऊपर डाल लिया है ये अधिकार क्षेत्र, तो फिर आपको ये नहीं कि आप उसमें अधिकार क्षेत्र और सत्ता भी ले लें इसके विषय में और साथ साथ आपकी जवाबदेही भी नहीं हो। तो ये बहुत विडंबना हो गई है अब न्यायपालिका के लिए, और ये लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
मिस्टर सिंघवी, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है जो अभी तक का पैटर्न दिखा है इतने सालों में, सरकार कोलिजियम पर हावी रहती है या कोलिजियम सरकार पर हावी होता है? क्योंकि दोनों दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, ये तो बात सिद्ध हो गई है और कई ऐसे एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने हैं जो कि ये बात बताते हैं। तो सरकार ज्यादा हावी होती है कोलिजियम पे या कोलिजियम? मैं समझता हूं कई केसेस में सरकार होती है और कई केसेस में कोलिजियम हावी नहीं होता, कोलिजियम दब जाता है, घबरा जाता है। और आपसी, हावी शब्द सरकार के लिए सही है, हावी शब्द कोलिजियम के लिए सही नहीं है, क्योंकि वो आपसी विभाजन में, आपसी विभाजन में, आपसी नहीं, मैं तो बड़ा स्पष्ट आरोप भी लगा रहा हूं, हम्म, आपसी असहमति में कोलिजियम मार खा जाता है। कोलिजियम ओके। की आपसी असहमति को सरकार एक्सप्लॉइट करती है। हम्म, मैं इस बात की बात कर रहा हूं। और ये मैं बताऊं आपको कि इसमें दो और बिंदु हैं। देखिए, सबसे बड़ा सर्वोपरि आपका जो वैल्यू है, एथिक जिसको कहते हैं आप, मूल्य, देश का संवैधानिक मूल्य ही नहीं, आपका और हमारा एक नागरिक के रूप में मूल्य है न्यायपालिका की बिल्कुल स्वतंत्रता। अब आप ये एक नीलू व्यास को नियुक्त नहीं कर रहे हैं, वो मुद्दा नहीं है। एक अखिल कुरैशी को नियुक्त करें, वो मुद्दा नहीं है। एक अभिषेक सिंघवी को स्थानांतरण कर रहे हैं, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि आप इसके द्वारा एक संदेश भेज रहे हैं, एक मैसेज भेज रहे हैं पूरी न्यायपालिका को कि भाई आपने कभी हमारे को कुछ नहीं दिया था, कभी आपने हमारा विरोध किया था, कभी आपने हमको निरस्त किया था, हमारी याचिका को नहीं, हम आपके पीछे पड़ के ये अधिकार क्षेत्र रखते हैं कि हम आपको बिल्कुल नियुक्त न करें, इतना तो हमारे पास अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन इतना विलंब कर दें। और आप जानते हैं विलंब का मतलब न्यायपालिका में होता है कि पूरा आपका क्रिया खत्म, क्योंकि वहां तो सब कुछ तारीख पे होता है। बिल्कुल। न्यायपालिका में आपकी वरिष्ठता, आपकी पूरी उसी पे निर्भर, तो ये संदेश जो जा रहा है हमारी न्यायपालिका वो बहुत, और इस संदेश के लिए मैं सबसे ज्यादा दोषी मानूंगा न्यायपालिका को। सरकार करती है लेकिन दोषी न्यायपालिका है। क्यों? क्योंकि लेकिन 1992 में, एक जी, सेकंड नीलू जी, जी। जानना जरूरी है आपके दर्शकों को, 1992 में, आज 40 वर्ष पहले, आपने स्पष्ट लिख दिया कि अगर अभिषेक सिंघवी न्यायपालिका है और वो सुझाव देती है कि नीलू व्यास को बनाइए, और केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है कि एक बार नीलू व्यास का नाम वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी बार न्यायपालिका का वो कोलिजियम दोहराता है कि नीलू व्यास को ही बनाना है, हमने सोच लिया आपके रेफरल को, उसके बावजूद हम ये कह रहे हैं, तो उसमें लिखा है आज 40 वर्ष पहले 7 जजेस ने, जो देश का कानून है, कि आपका सरकार का अधिकार क्षेत्र शून्य है। सरकार यानी केंद्र सरकार का नीलू व्यास को न नियुक्त करने का अधिकार क्षेत्र शून्य है। लेकिन क्या होता है वास्तविक में कि जब मैं दूसरी बार नीलू व्यास का सुझाव देता हूं तो सरकार जानती है उसके पास अधिकार क्षेत्र शून्य है, तो इसलिए मना तो कर नहीं सकती। लेकिन नीलू व्यास के नाम में न हां न ना, उसमें 6 महीने निकल जाते हैं। और दूसरी चीज जो होती है वो ये होती है कि सरकार कहती है कि हमने नीलू व्यास को तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप हमारी बात नहीं मान रहे हो नीलू व्यास के विषय में, तो हम दूसरा जो आपके 4 सुझाव हैं उसको भी वैसे विलंब कर रहे हैं। हम्म, तो वो 6 महीने निकलने के बाद कोलिजियम कहता है कि भाई अब इतना हमने माथापच्ची कर ली, ठीक है, नीलू व्यास को आप कर दीजिए, हम आपके 4 नाम जिससे हम सहमत नहीं है उनको में से 2 हम कर देते हैं। हम्म, तो ये बार्गेनिंग कुछ हद तक सकारात्मक है। देखिए, कुछ हद तक संविधान में बार्गेनिंग चलनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन जब उस बार्गेनिंग में मैं एक गलत व्यक्ति को नियुक्त कर देता हूं, क्योंकि नीलू व्यास एक अच्छी व्यक्ति है, उसको करना चाहिए, उस बार्गेनिंग में मैं 2 जो दूसरे करता हूं उनमें 2 बिल्कुल ही निकम्मे हैं, तो आपने 30 वर्ष का, या 30 वर्ष तो नहीं होगा, 10-15 वर्ष का नुकसान पहुंचा दिया आपने न्यायपालिका को। क्योंकि आप जब नियुक्त हो जाते हैं उसके बाद जो आपका क्षमता है अच्छा करने का, उससे कहीं ज्यादा है आपकी क्षमता बुरा करने की। बिल्कुल। मिस्टर सिंघवी, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कहा कि ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए न्यायपालिका ही दोषी है। मुझे याद है 2018 में जब प्राथमिक रूप 4। से नहीं, प्राथमिक रूप से देखिए, केंद्र सरकार तो निश्चित रूप से अवरुद्ध करने और विलंब करने में दोषी है, लेकिन अंततोगत्वा आपने, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन, हाँ, नो 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 प्रॉब्लम। अंततोगत्वा दोषी इसलिए मैंने कहा कि जो दूसरी बार रेफरल आता है, आपने खुद ने कानून लिखा है, हम्म, अब मैं आपको वो पूरा वाक्य कंप्लीट कर दूं, और हम्म, दूसरी बार हमने कहा कि मैं अभी लिख के भेज रहा हूं, मैं न्यायपालिका के, मैं नीलू व्यास का नाम आज भेज रहा हूं, आज 14 फरवरी है, और आप अगर 15 दिन में उसको नहीं करते हैं पारित, कभी आपने 70 वर्ष में या 30 वर्ष जब से कानून आया एक अवमानना का नोटिस भेजा है लॉ सेक्रेटरी को?
कभी उनको खड़ा किया आपने अपने कोर्ट के सामने कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, हमने आपको आदेश दिया था, आप क्यों नहीं आए अभी तक? आप 2 बार कर दीजिए ऐसा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लॉ मिनिस्टर को बुला लीजिए या प्रधानमंत्री को बुला लीजिए, कोई इसका उद्देश्य ये नहीं कि इसकी सनसनीखेज करनी है। और आप पूछिए कि साहब हमारे कानून में ये लिखा है इस पैरा में कि दूसरे वाले रेफरेंस को आप अवरुद्ध नहीं कर सकते, और हमने ये 2 बार कर दिया है, आप अभी तक 1 महीने से नहीं किया व्यास को आपने नियुक्त, तो ये कंटेम्प्ट नोटिस देते हैं। अब यहाँ पर जब आप झिझक जाते हैं न्यायपालिका की हैसियत से, तो आप इस हिसाब से अंततोगत्वा आप दोषी हैं। नहीं तो ये जो दोष तो झिझक शुरुआत में बात है। ये जो झिझक है न्यायपालिका की, जिसे आपने कहा कि वो झिझक जाते हैं, इस तरीके की कंटेम्प्ट नोटिस दे सकते थे, लेकिन वो नहीं देते हैं। तो उसका आपको कारण क्या लगता है कि आर दे अंडर सम काइंड ऑफ अ प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट, या सरकार का उन्हें कोई डर है कि भई हम कंटेम्प्ट नोटिस भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? आप बहुत निपुण तरीके से पूछ रही हैं, ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर आप जानती हैं। सच्चाई ये है, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं कि एक भय का वातावरण जब बनता है, भय के देखिए कई स्रोत होते हैं, भय का कोई परिभाषा नहीं होती, भय का कोई स्रोत एक सिंगल नहीं होता, और भय में कई बार वास्तविकता का कोई जरूरत नहीं होती है। भय तो एक मन का भूत है। तो जब आपने वातावरण ऐसा किया, इसीलिए मैंने कहा आपने संदेश भेजा। आप अखिल कृषि की बात क्यों कर रही हैं? वो तो आज कम से कम अपनी 3 वर्ष की वरिष्ठता छोड़ से अपने हाथ खो बैठे, 2 वर्ष की। हमारे उच्चतम न्यायालय में कई ऐसे उदाहरण हैं जो बैठे, जो 1-1 वर्ष की वरिष्ठता खोल के आए हैं। पहले नहीं हुआ कि कभी? जस्टिस जोसेफ का नाम सब लोग लेते हैं, जो अभी है बेंच में। अब ये तो पूरा ही 100% केंद्र सरकार की गलती है, लेकिन मेरा पॉइंट ये कि उस गलती को आप दबा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं, वो नहीं करते हैं आप, इसलिए न्यायपालिका की गलती है। लेकिन और आप जी। पांचवी बात, आप आज निर्णय द्वारा टाइमलाइन क्यों नहीं फिक्स करते? ये बार बार बड़े बड़े सेमिनार्स और लेक्चर्स में आप सिद्धांत की बात करते हैं। पहली बार नीलू व्यास का जब मैं नाम दूंगा तो आपको 1 महीने में हाँ या ना बोलना है। दूसरी बार अगर मैं भेजता हूं तो आपको 15 दिन में हाँ या ना बोलना है। ये कानून बना सकते हैं हम 2 सेकंड में, मतलब न्यायपालिका का निर्णय आ सकता है। और जब आप दूसरी बार 15 दिन का 16वां दिन कर देंगे तो क्यों नहीं दे सकता मैं आपको कंटेम्प्ट नोटिस? तो हल सब चीज का है, मन के प्रतिद्वंद का और मन के भय का कोई हल नहीं होता है। तो आपने अब कहा, देखिए, मिस्टर सिंघवी, आपने कहा कि हल निकाला जा सकता है, चाहे वो सरकार हो चाहे न्यायपालिका हो, लेकिन न्यायपालिका के एंड से अगर मैं पूछूं तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग भी, न्यायपालिका भी बहुत ज्यादा हल निकालने में इच्छुक नहीं लग रही है। क्योंकि आप देखिए इच्छुक है, जो इच्छुक है, ये गलत बात है, इच्छुक है, क्योंकि हर उच्चतम न्यायालय के जज का, सिर्फ मुख्य न्यायाधीश नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी बदनामी तो होती है, लेकिन हर जज की बदनामी होती है क्योंकि शीर्षस्थ स्थान पे बैठे, किसी को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जैसा कहा जाता है कि आप, उद्देश्य आपका अच्छा हो, मन भी हो, लेकिन अगर आप ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो उससे क्या फायदा? और सबसे बड़ा बात यह कि आपके अंदर यूनिटी होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, कम से कम 5 शुरुआत के जजेस में। आप एक बार और किसी को दंडित करने की हैसियत से नहीं, एक संदेश भेजने की हैसियत से बुलाइए और नोटिस दीजिए। क्यों नहीं दे सकते आप? समय सीमा क्यों नहीं बांध सकते आप? और इसका एक ही उत्तर हो सकता है कि सब लोग अपने एक कंफर्ट जोन में होते हैं, कोई किसी से अपना एक बड़ा एक इशू नहीं बनाना चाहता। तो अगर आपके साथ एक मुट्ठी की 5 उंगलियां एक साथ होंगी, और 5 ही उंगलियां होती हैं इसमें कॉलेज में, आप जानते हैं 3 या 5, तो 5 उंगलियां अगर होंगी और एक सीधा एक संदेश जाता है, एक अवमानना नोटिस का ले लीजिए, एक समय सीमा का ले लीजिए, और ये मैंने लिखित रूप से 15 साल से लिखा है। अभी एनजीसी की पहले की बात कर रहा हूं, लिख के दिया, मैं आर्टिकल्स लिखे। अब मुझे एक बात जरूर है, मुझे इस बात का बहुत हर्ष है कि मेरे आर्टिकल्स का भी कुछ असर हुआ है। मैं अपने आप के ऊपर श्रेय ले रहा हूं कि माननीय मुख्य उच्चतम न्यायालय के माननीय कौल साहब ने भी यही प्रस्ताव रखा है कि समय सीमाएं बदलनी चाहिए, और उन समय सीमा के अंतर्गत जो भी एक्शन नहीं लेते हैं अगर आप, तो उसका फिर परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। आज आप इस केस को छोड़िए, कोई जमीन होती है जिसके नीलू व्यास को घर से निकलना है 6 महीने में, और वो 8 महीने घर छोड़ के निकलती नहीं है अपनी टेनेंसी डिस्प्यूट में, तो क्या कंटेम्प्ट नहीं होता है नीलू व्यास के विरुद्ध? बिल्कुल। सबसे छोटा कोर्ट, हाई कोर्ट भी कंटेम्प्ट नोटिस करता है, तो फिर आप इसमें कंटेम्प्ट नोटिस करिए ना, क्यों नहीं करते? इसलिए क्योंकि लगता है कहीं ना कहीं सरकार का माइट है, सरकार ये कर देगी।
हमारे बाकी लोगों को रोक देगी, उससे ज्यादा प्रतिशोध होगा, उससे ज्यादा किसी इंडिविजुअल जज का कोई होता है, फिर आपसी एक डिसयूनिटी होती है। 4 जजेस एक समझते हैं सही, एक नहीं मानता है। तो ये सब चीजें हैं। नहीं, इसको लेकिन जो कोलिजियम में मिस्टर हाँ, सिंघवी, जब कोलिजियम में 5 जजेस होते हैं, तो जब कोई भी जजमेंट आता है, तो कभी-कभी हम बोलते हैं कि ये 3:2 का जजमेंट था या 4:1 का जजमेंट था। ऐसी चीज़ें हम कोलिजियम में क्यों नहीं देख सकते? अगर किसी एक जज को लेकर कोई मतभेद है, तो 4:1 के रेशियो में एक कॉल क्यों नहीं लिया जा सकता, बजाय इसके कि उस चीज़ को डीले किया जाए और इस हद तक किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट हो ही नहीं रहा है। पिछले 1 साल से देख लीजिए, कोलिजियम तो बैठा ही नहीं है। तो क्या इसको लेकर कोई जल्दी इस समय नहीं है कोलिजियम को? व्हाट इज़ द काइंड ऑफ मैसेज दे आर सेंडिंग? मैं समझता हूँ कि कोलिजियम एक अपने एक भंवर में फंस गई है। ओके। एक भंवर है जिससे वो निकल नहीं पा रही है। और इसके लिए एक डायनेमिज्म चाहिए, एक हुँ, स्पर्धा चाहिए, एक स्फूर्ति चाहिए, एक ऊर्जा चाहिए। उसके हुँ, अलावा होगा नहीं। और इसके लिए आपको नेतृत्व उठाना पड़ेगा। लीडरशिप रोल के बिना होगा नहीं। ओके। कोई चीज ऐसी देखिए, इक्का दुक्का आप 2-4% केस पे तो हमेशा असहमति होगी होगी और रहनी चाहिए। हुँ, लेकिन मैं नहीं मानता कि 95% केस में अगर मैं फोन उठा के बुलाऊं आपको और मेरे 3 कॉलीग्स को और बार बार बात करूं कि भाई देखिए देश का इतना, आपको मालूम है कि 70 वर्ष, आज 72 वर्ष हो गए, जितने भी हो गए, 73 वर्ष हो गए हमारे देश को, हुँ, उसमें कभी भी ऐसा समय नहीं आया हमारे पूरे 125 करोड़ की आबादी के लिए। आपको मालूम है कितने जज हमारे हाईकोर्ट के टोटल इस देश में? लिटिगेटिंग पब्लिक समझ लीजिए 330 मिलियन है आउट ऑफ 125 करोड़। आपको मालूम है जज कितने हाईकोर्ट में सामूहिक रूप से? 28-29 हाईकोर्ट या 25 हाईकोर्ट जो है, 1100 लगभग, बता रहा हूं मैं आपको लगभग फिगर। 1100 में से 70-72 वर्ष में कभी भी 33% से कम रिक्त स्थान नहीं हुए। यानी 70 वर्ष में हमेशा कभी भी आप बटन दबाएं तो न्यूनतम रिक्त स्थान 33 है। यानी 300 से 400 सीट आपकी, कई बार तो खैर 500 होती है, हुँ, लेकिन 400 सीट रिक्त है। अगर आपके इतने रिक्त हैं स्थान, और पहले था प्राथमिकता केंद्र की, अब है प्राथमिकता इसकी न्यायपालिका की, तो आप उसको जब तक हल नहीं करेंगे तो आप कैसे अरियर्स खत्म करेंगे? बिल्कुल। और इससे बदनामी तो अंततोगत्वा आपकी होगी, सरकार की तो पल्ला झड़क के हट जाती है। सरकार तो ये कहेगी कि अंततोगत्वा तो अधिकार क्षेत्र नीरू व्यास का है। तो ये बात समझनी चाहिए। और इसका 3 ही कारण है, 3 ही है। आप अपने कानून को स्पष्ट करिए। कानून यानी आपके आदेश जो हैं उनको स्पष्ट, कानून नहीं है इसमें, इसमें तो आपका निर्णय है। नंबर 2, बहुमत से निर्णय करने में कोई आपत्ति नहीं है। आप एक नियम बना दीजिए कि अगर 5 हैं तो 3 को करना पड़ेगा, अगर 3 है तो 2 को करना पड़ेगा। बिल्कुल। 2 में होगा तो एक बार पुनर्विचार का भी डाल दीजिए, भाई एक नहीं, बार में तो नहीं ये करेंगे। जो मिस्टर सिंघवी, जो ये निर्णय आएगा, ये तो कोलिजियम को खुद अपनी ये गाइडलाइंस तय करनी पड़ेंगी ना? करने की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, ओके। आवश्यकता ही नहीं है। ये तो आज भी हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप करते नहीं हो। मैं बताऊं आपको वास्तविकता क्या है। हुँ, इसलिए नहीं करते हो कि अगर मैं बार बार विरोध करता हूं और आप मेरी बात नहीं मानते तो मैं कहता हूं मैं विरोध करता चलूंगा, मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा। एक वहां पर प्रावधान है कि मीटिंग सब पे आना पड़ता है, हुँ, तो मैं मीटिंग में आने से विलंब कर दूंगा। जब तक आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं इस नीलू व्यास के केस में सिर्फ जिद नहीं करूंगा, मैं दूसरे वाले केस में जिद करना शुरू कर दूंगा। हुँ, अब ये सब चीजें देखिए बातचीत से, आपको ये नहीं बता सकता कोई आदमी कि आप अपने कमरे में जाके कपड़े कैसे पहनेंगे। वो तो आपको अपने आप हल करना पड़ता है ना। कानून में थोड़ी एब्सोल्युटली। लिखा जाता है कि आप जाएंगे तो आप ब्लू पहनेंगे या हरा पहनेंगे, इसको भी निर्णय लिख के दें। वो तो आपको बातचीत से ही होती है चीजें। और उसमें नेतृत्व, लीडरशिप रोल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हमारे मुख्य न्यायाधीश अलग अलग सिचुएशंस की स्थितियों में होते हैं, उसमें आपको नेतृत्व देके करना पड़ता है और आपने लोगों को कहा साथ लेना। आपने मिस्टर सिंघवी कहा कि ये सारा कुछ लीडरशिप के ऊपर डिपेंडेंट है। अब मिस्टर रंजन गोगोई जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ डायनामिज्म नहीं दिखाया। इनफैक्ट ही वाज़ पार्ट ऑफ दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस व्हिच हैपेंड इन 2018, जहाँ पे 4 जजेस सामने आए। उन्होंने प्रेस को बोला कि ये मास्टर ऑफ रोस्टर्स का जो पूरा इश्यू है, किस तरीके से केसेस को एलोकेट किया जाता है, वो सारी प्रॉब्लम्स आज एक अनप्रेसिडेंटेड वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और जिन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया गया, वो प्रॉब्लम्स आज भी बनी हुई हैं। लेकिन रंजन गोगोई ने उस समय कोई ऐसा डायनामिक
डिसीजन नहीं लिया। अब जब वो मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो कल अभी उन्होंने इंडिया टुडे के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जुडिशरी को अपना एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। जुडिशरी इज इन अ रैमशैकल्ड पोजीशन, और हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन हमारी जुडिशरी की हालत बिल्कुल खस्ता है। दैट्स व्हाट ही मेंट। तो जब सीट पर मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो उस समय कोई वो ऐसी कॉल नहीं लेते हैं, लेकिन सीट से हटते ही, चाहे वो वेबिनार्स हो, चाहे सेमिनार्स हो, चाहे बड़े इवेंट्स हो, उन प्लेटफॉर्म्स पे बड़ी-बड़ी सब बातें करने लगते हैं। तो क्या कारण है? एक सेल्फ, जी बोलिए। ऐसा है, आपने कई सारे प्रश्न एक साथ पूछ डाले, मेरे को पता नहीं याद रहेंगे कि नहीं सब बोलने का उत्तर मैं कोशिश करता हूँ। एक नंबर एक, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस बात से कि आप वो सब त्रुटियां निकालें जो वास्तव में सच हैं। त्रुटियां सच हैं, रैमशैकल वर्ड गलत नहीं है, क्योंकि यद्यपि मैं मानता हूं कि उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे एक हताशा और निराशा हो जाती है पूरी संस्था में, लेकिन फिर भी वो बोला, उन्होंने सच बोला। लेकिन ये बात कि जो सच्चाई है उसकी आज जो सच्चाई की हालत जिसका विवरण आप कल कर रहे थे उस प्रोग्राम में, वो तो कथवा आप और आपके 10 पूर्वज जो थे न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के पद पे, उनका ही परिणाम है ना। तो ये बोलना तो सही नहीं है। उसके लिए आपको खुद की गलती माननी पड़ेगी। आपको यद्यपि 1 सवा 1 वर्ष रहा हो, वो गलती तो सबके, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गोगोई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कई व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ। नंबर 3, तो इसलिए ये सबकी एक आदत हो गई है। अगर आपने देखिए पूरी तरह से एक ऊर्जा दिखाई, डायनेमिज्म दिखाया, और आपने 100 में से 50 कर पाए, तो कोई आपको आपत्ति नहीं, मतलब मैं आपको दोषारोपण नहीं करूंगा, क्योंकि आपने प्रयत्न किया। लेकिन अगर आप असफल रहे और आप निकलते ही फिर उसकी निंदा करते हैं, तो कोई उसमें सच्चाई नहीं लगती, लोगों को सिंसेरिटी नहीं लगती। नंबर 3, एक्चुअली रंजन गोगोई जी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं और थी, और मैं उसकी बात एकदम नहीं करना चाहता हूं। लेकिन एक बात में वो बहुत ज्यादा सफल थे, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, वो डायनामिक नहीं थे। एक चीज में उन्होंने 35 तक का इसका फिगर ले गए थे उच्चतम न्यायालय का, और यही वक्त सिर्फ ऐसा हुआ, कभी नहीं हुआ ऐसा बहुत अरसों से, कि 100% नियुक्तियां हुई थी। जब 31 था यानी 30+1, और जब 34+1 हुआ, दोनों वक्त 100% नियुक्तियां हो गई। एक ऐसा समय था, आपको याद नहीं है वो महीने, जबकि 100% स्ट्रेंथ पे काम कर रहा था। तो उन्होंने इस तरह देखा जाए तो सिर्फ इस एक बिंदु पे नियुक्तियों में तो बहुत डायनेमिज्म दिखाया है। और उनको इसका जिक्र करना चाहिए था, उन्होंने किया नहीं उस फंक्शन में, तो मैं तो सराहना करता हूं इस बात की। लेकिन साथ साथ उनको और भी चीजें करनी चाहिए, और अगर पूरा प्रयत्न करें और नहीं कर पाए तो कोई आपत्ति नहीं है। वो कहावत है ना अंग्रेजी में, दैट इट इज बेटर टू ट्राई एंड फेल रादर देन टू फेल टू ट्राई। इसलिए, और ये इससे पहले भी इनके जो पूर्वज मुख्य न्यायाधीश रहे, उनको यहाँ भी ऐसा ही हुआ है कि ये जैसे ही निकलते फिर निंदा शुरू हो जाती है, त्रुटियां शुरू हो जाती है, तो फिर आस्था जो है हमारे पूरे स्तंभ में वो कम होती है, विश्वास कम होता है। और कहते हैं साहब ये तो अपने एक कन्वीनियंस के, अपने एक अवसरवादी कन्वीनियंस के हिसाब से बोल रहे हैं। और इसमें करना कुछ ज्यादा नहीं है नीलू, इसमें जो है 3-4 चीजें हैं। एक तो नियुक्ता करिए आप, अगर आपको ट्रीट करना है बीमार लोगों को, तो आप अगर 10 अस्पताल बना दें और उसमें 100 करोड़ की मशीनरी डाल दें, लेकिन अगर आपके पास डॉक्टर नहीं है, तो क्या आप वहां नाचेंगे उस एम्प्टी बिल्डिंग में और उस मशीन में? बिल्कुल। ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर चाहिए ना आपको। उसी तरह से आपको नियुक्ता करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से जहां पर 33% से 40% रिक्त स्थान है हाईकोर्ट जैसी जगह में, 25% से 33% रिक्त स्थान है लोअर जुडिशरी में। 21, 22, 23 हजार का आंकड़ा है, उसमें से 25% से 33% हमेशा रिक्त रहता है, जो कि हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है, वो ज्यादा हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो आपको जब लीडरशिप देनी है तो करना पड़ेगा। दूसरी बात, तीसरा क्या करना है आपको, कि आपको सही चयन करना है। डायनेमिज्म का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा काम नहीं करना है। जल्दबाजी में एक गलत नीलू व्यास को नियुक्त करना 100 गुना उससे ज्यादा बुरा है बनिस्बत थोड़ा समय और लेके एक अच्छी नीलू व्यास को नियुक्त करना। तो ये आप चयन में बहुत जरूरी होती है, उसमें आप राजनीति खेलते हैं। आप पहले मालूम कर लेते हैं कि इस हाईकोर्ट में सबसे अच्छा नाम है अभिषेक सिंघवी का, उसके बाद आप वो प्रयत्न करते हैं कैसे अभिषेक सिंघवी को नियुक्त नहीं किया जाए, नियुक्त किया नहीं जाए, नियुक्त नहीं किया जाए। ये प्रक्रियाएं चलती है हमारे हाईकोर्ट में।
ये सब 5-7 चीजें करने से हो सकता है एरियर में। तो आर्टिकल लिखे हैं बहुत सारे कि 3.5 करोड़ का एरियर एक हाउस ऑफ कार्ड्स है। इसको अगर 3 से 5 वर्ष तक 5 या 7 चीजें की जाए कंटिन्यूअस बिना चेंज के, तो इसको आप कम से कम 1 करोड़ पे तो ला ही सकते हैं। 1 करोड़ का अच्छा आंकड़ा नहीं है, लेकिन शुरुआत है तो अच्छा आंकड़ा है। एक बार उसको वहां लाके फिर आप उसको और अटैक करिए। मिसेस सिंघवी, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि जो राइट पर्सन है उसका सही चयन होना चाहिए। द राइट पर्सन शुड गो टू द राइट प्लेस। लेकिन अब देखिए, जस्टिस ताहिर रमानी का केस आपने देखा, मद्रास हाई कोर्ट से उनको कहाँ पे मेघालय पहुंचा दिया गया, और उसके बाद जब प्रोटेस्ट हुआ तो कोलिजियम का एक बहुत ही वेग सा आंसर आया दैट वी हैव कोजेंट रीजंस एंड इफ टाइम कम्स वी विल रिवील। नाउ नोबडी इज आस्किंग द कोलिजियम कि भाई आप वो क्या रीजंस थे जिसकी वजह से जस्टिस ताहिर रमानी को मेघालय भेजा गया, जबकि वो बहुत छोटा सा। जी। मैं ताहिल रमानी या ए और बी और सी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि यहां तक मैं सहमत हूं कि जब हम आज के सिस्टम में तथ्य नहीं जानते हैं तो उस पर कई बार देखिए, अंदर के जो कोलिजन बैठती है उनके सामने कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिनका जिक्र मैं मानता हूं कि नहीं करना चाहिए बाहर। ओके। और वो कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे कि पूरी संस्था को नुकसान हो सकता है। ताहिल रमानी जी का मैं तो जानता भी नहीं उनके बारे में कुछ भी, सही था गलत था वो मान लीजिए कि उनका अधिकार क्षेत्र है कोलिजियम का। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आपके अंदर इतने अपवाद हैं, इतनी इनकंसिस्टेंसीज हैं कि आप, वो कहावत है अंग्रेजी में कि शो मी योर कलर ऑफ योर हेयर एंड आई विल शो यू दी आंसर। तो मैं निर्णय करता हूं कि आपके बाल काले हैं या बाल सफेद हैं उसके आधार पे। ये इससे आपके अंदर जो विश्वास है वो कम हो जाता है कि ये आस्था नहीं रहती कि आपने ताहिल रमानी हो या XYZ उसको सही रूप से किया। इसके लिए मैंने सजेशन दिया था कि उसको प्रकाशित नहीं करिए, उसको आंतरिक रखिए। लेकिन जब 5 लोग बैठते हैं तो वो 5 लोग किस आधार पे मूल्यांकन करते हैं नीलू व्यास का, कोई नहीं जानता। नहीं जाने, मैं नहीं कहता हूँ जाने सार्वजनिक रूप से, लेकिन उन 5 का जिस प्रकार से मनस्थल चलता है उसके लिए एक चार्ट बना दीजिए 5 क्राइटेरिया की। हर क्राइटेरिया का 20 मार्क्स होगा। क्राइटेरिया क्या हो आपके ऊपर है, लेकिन वो समान होने चाहिए। तो 5 लोग अगर मार्क करेंगे नीलू व्यास को, जैसे आप करते हैं चपरासी के सिलेक्शन के लिए, कम से कम उतना तो करिए आप जजेस इंटरनल, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी कि हम नीलू व्यास को 20 मार्क देंगे। 20 मार्क में से देंगे इंटेग्रिटी पे, 20 देंगे उनके जजमेंट्स पढ़ के, 20 देंगे उनके कोर्ट व्यवहार के आधार पर, 20 देंगे उनके आर्टिकल्स या बाकी उन्होंने जो काम किया है, 20 देंगे उनके शोध पे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये करिए, मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार के 5 मापदंड हो सकते हैं, उसके आधार पे 5 को मार्क करना चाहिए। आपकी अपने आप कन्वर्जेंस आ जाएगी। आज होता ये है कि मेरा मत है कि भाई किसी कारण से मेरे को 2 लोगों ने चुगली की, 4 लोगों ने टेलीफोन किया, या मेरी कोई पुरानी प्रॉब्लम है उस जज के साथ, तो मैंने तो दे दिया 0 नीलू व्यास को, और मेरे कॉलीग ने दे दिया 100 में से 100। अब उसने किस कारण से 0 दिया, किस कारण से 100 दिया, कोई उसका पैटर्न नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि उन कागजों को आप सील कर दीजिए नहीं वो कागज मार्किंग वाले शीट्स, लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कंसिस्टेंसी का। दूसरा क्या होता है कि हमारे यहाँ बहुत सारी ये चीजें होती है राजनीतिक कारणों से, स्थानांतरण, नियुक्ति, विलंब, और बाद में एडिशनल जज के हैसियत से कंफर्म नहीं करना। अब ये जो है राजनीति किसी भी देश में होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप एक बड़ा बुलंदी का एक लेक्चर दीजिए, जैसे एक एकेडमिक लेक्चर मानते हैं कि ऐसी राजनीति होनी नहीं चाहिए, इससे कहने से कोई फायदा नहीं होगी, लेकिन उसको न्यूनतम करना जरूरी। आज अगर मैंने उदाहरण देता हूं हमेशा, अगर आप आज मेरे जैसे 3 लोग, मेरे जैसे नहीं मतलब जिनका लॉ से कोई सरोकार नहीं है, 3 लोगों के आंख में पट्टी बांध दीजिए, जिनका कोई लॉ, इंजीनियर निकाल लीजिए, असम, त्रिवेंद्रम और जम्मू कश्मीर के 3 इंजीनियर ढूंढ लीजिए, उनकी आंख में पट्टी देके उनको बोलिए कि हम आपको 3 हाई कोर्ट्स में 1-1 महीना भेज रहे हैं, क्योंकि हमको आपसे सूची चाहिए 5 बेस्ट लॉयर्स की, हाई कोर्ट ए, हाई कोर्ट बी और हाई कोर्ट सी से, जिनको हम नियुक्त करेंगे नियुक्ति के लिए। तो जो अनपढ़ गंवार लोग जिनका लॉ का जहां तक संबंध है उसमें, वो भी आपको बता देंगे 1 महीने के अंदर के 5 बेस्ट डिजर्विंग लॉयर्स कौन से हैं हाई कोर्ट ए में, बी में, सी में, जिनको नियुक्त करना चाहिए। तो आप जानते तो हमेशा हैं, लेकिन होता यह कि जब आप मालूम कर लेते हैं कि मिस्टर ABCD इस हाईकोर्ट के अच्छे हैं, तो उसके बाद आप वो तरीके निकालते हैं कि उनको नियुक्त क्यों नहीं किया जाए, उनको सताया जाए, उनको विलंब किया जाए, उनको नहीं किया जाए। तो फिर ऐसी जो प्रक्रियाएं हैं राजनीति की, तो बंद होनी चाहिए ना।
नहीं तो जो मिस्टर सिंघवी आप कह रहे हैं उससे तो बिल्कुल साफ है कि भाई लोगों का भरोसा इसलिए उठ रहा है कोलिजियम से क्योंकि इतना ज्यादा राजनीतिकरण हो गया है। और राजनीतिकरण से बिल्कुल साफ शब्दों में अगर मैं कहूं तो वो सरकार की दखलंदाजी है। कोलिजियम का कोई भी डिसीजन आता है तो उसमें सरकार की दखलंदाजी होती है, जो कि बिल्कुल उलट है उस उद्देश्य से जिस उद्देश्य से कोलिजियम बनाया गया था, जिस उद्देश्य से कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया एनजेएसी को कि उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो सकता है। और तो वो तमाम बातें बिल्कुल कहीं ना कहीं अब बिल्कुल धरी की धरी रह गई हैं। तो अब जो अगला ऑप्शन जिसकी आप बात कर रहे थे शुरुआत में इंटरव्यू के कि एक तीसरे मॉडल को हमें अडॉप्ट करने की कोशिश करना चाहिए, तो आज उसकी पहल कौन करेगा? देखिए, पहली बात तो जो आपने कहा है बहुत हद तक सही है, उस पर कोई उत्तर दे नहीं सकता, बात सही है। तीसरा, कोई भी संस्था आप बनाएंगे, जब तक आप उसको एक बोना फिडे मन के विवेक और सच्चाई से नहीं करेंगे ऑपरेट, तो किसी भी सिस्टम में त्रुटियां आनी आनी होंगी। तीसरा, हम कई बार भूल जाते हैं कि जो एनजेसी की बात करते हैं हम, वो एनजेसी भी जो है वो एक प्रकार का कोलिजियम ही है। सिर्फ उस कोलिजियम का जो आंतरिक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बदला गया, ज्यादा नहीं बदला है वो भी। वहां पर भी प्राथमिकता न्याय की है। 5 में से 3 या 4, 3 लोग जो है न्यायिक होते हैं, उसमें भी सिर्फ इतना है कि उसको थोड़ा ब्रॉड बेस किया गया है। तो ये समझना कि एनजेसी कोलिजियम से बहुत दूर, तो इस प्रकार से अगर आप कोलिजियम को देखें एनजेसी को, तो सकारात्मक रूप होगा देखने का। उसमें 3 तो जजेस होंगे, एक एकेडमिक होगा, एक लॉ मिनिस्टर होगा कार्यपालिका का, या कुछ मॉडल्स में 7 लोग होंगे। तो उसको ब्रॉड बेस किया गया, लेकिन है तो कोलिजियम ही। और उसमें कई वीटोज भी दे सकते हैं आप न्यायिक एलिमेंट को, नियुक्ति नहीं कर सकती न्यायिक एलिमेंट, लेकिन कम से कम उसको मना कर सकती है। अगर ऐसा मॉडल आप सही सच्चे रूप से चलाएं तो कम से कम उसको ट्राई करने में क्या आपत्ति है। लेकिन मैं आपको ये बड़ा स्पष्ट बता दूं, ये एग्जैक्ट मॉडल पारित करने का प्रस्ताव आया था। हमारे संसद में किसी चीज पे आम बहुमति नहीं होती, सहमति और बहुमत नहीं होता है। इसके लिए आपको मालूम है वोटिंग हुआ था ना, कानून तो बन गया था। बिल्कुल 99.999% वोटिंग थी, 99.9 किसी कानून के लिए नहीं होती, लेकिन आपने निरस्त कर दिया जी। क्योंकि न्यायपालिका चाहती नहीं अधिकार क्षेत्र। तो आप वापस ये कानून पास लाएंगे तो क्या फायदा होगा? वापस इसको निरस्त करेंगे, क्योंकि जो होता है ना कि एक बार आपको चहक लग गई एक चीज की, तो आप उस अधिकार क्षेत्र, उस पावर को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जब तक आप इसको इस प्रकार से सोच के नहीं करेंगे आगे के लिए, तब तक कैसे हो सकता है? होगा ही नहीं। नहीं तो फिर ये तो समन्वय चीज, होना नहीं तो मिस्टर सिंघवी इसका मतलब तो ये तो चीज कभी होएगी नहीं। कोई नया रोड मैप इसमें बनेगा ही नहीं, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि जुडिशरी को इस बात का चस्का लग चुका है कि उनको इतनी पावर्स हैं, उनकी आर्बिट्ररी पावर्स को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। जब तक एक, देखिए ऐसा नहीं होता है कि बदलाव नहीं होता है, बदलाव होता है कहीं ना कहीं से, जबकि एक पूरा समावेश होता है और जनसाधारण की मत की एक उद्वेलना और एक पूरी बौछार इतनी बढ़ जाती है कि उस सब तरफ से लोग सोचने लगते हैं कि सिस्टम जो आप चला रहे हैं क्या है, गलत है। और वो एहसास होने के बाद बदलाव आता है, ऐसा नहीं है। तो जब तक, लेकिन ये बदलाव का एहसास अंदर से न्यायपालिका को आना पड़ेगा ना, और वो आएगा सिर्फ जनता के मत को व्यक्त करने से नहीं। तो आप कानून बनाइए ना वापस। हमारे संविधान में अंतिम शब्द कानून की वैधता का न्यायपालिका में होता है। कोई कानून बनाइए, उसको अगर मैं स्ट्राइक डाउन करूंगा तो वो कानून पारित होगा ही नहीं कभी। मतलब पारित हो जाएगा लेकिन कार्यान्वित नहीं हो सकता। तो इसलिए ये एक विशेष सर्कल है। इसके लिए जब तक एक मनस्थल या तो न्यायपालिका का, और या इसका एक और तरीका है, इसकी आवश्यकता की ही कारण आप खत्म कर दीजिए। न्यायपालिका को इतना एक गुस्सा आए अपने ऊपर, इतना उसको एक भर्त्सना हो ऐसी विलंब की, कि वो कहे कि हम तुरंत ये 3 चीजें जो अभिषेक सिंघवी और नीलू व्यास से डिस्कस की हम कर रहे हैं कल से, कि हाँ हर नियुक्ति का एक समय सीमा रखेंगे, हम नियुक्तियां करेंगे और हम उसको निर्णित करेंगे, और हमारी वैकेंसी 5% से ज्यादा रिक्त स्थान नहीं होगी। ये कर देंगे तो आपको जरूरत ही नहीं एनजेसी की। नहीं, लेकिन जब हम दोनों में से पॉलिटिशियंस एक की, तो होना पड़ेगा, हाँ मिस्टर सिंघवी, पड़ेगा। जब हम ये पॉलिटिशियंस की बात करते हैं तो हम पॉलिटिकल विल की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो जुडिशियल विल तो नजर नहीं आ रही है अभी किसी भी जज में या किसी भी लीडर में। जैसा आपने कहा कि ये लीडरशिप में डिपेंड करता है, तो
अब जो नया लॉ आप जुडिशरी का देखेंगे वो क्या हो सकता है? अब आप ये देखिए कि अभी तक जो नया चीफ जस्टिस बनेगा, जस्टिस बोबडे रिटायर होंगे, अभी तक कोई नाम सजेस्ट नहीं किया गया है। केंद्र सरकार के पास किसी भी नाम को लेकर रिकमेंडेशन नहीं गई है और ऑलरेडी प्रेस में खबर आने लगी है कि हो सकता है पहली बार ऐसा हो कि जस्टिस बोबडे रिटायर कर जाएँगे और हमें ये पता नहीं होगा कि हमारा अगला सीजेआई कौन होगा। सो इज़ दैट गोइंग टू बी मैं अ मैं न्यू लॉ? मैं बिल्कुल मैं आशावान हूँ, मैं सकारात्मक हूँ। मैं इस बात से आपकी सहमत नहीं हूँ। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा लॉ आ रहा है जो एरियर्स के आगे है। एरियर्स लॉ ज़रूर है हुँ, और एरियर्स वाला लॉ हमारे देश में 15-20 साल से है। उस लॉ को हमको हटाने के लिए हमको सबको कटिबद्ध होना है। लेकिन ये लॉ होना कि हमारे पास मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा, ये गलत है। मैं नहीं समझता कि वो समय आया है जबकि प्रस्ताव जाना चाहिए। यद्यपि बहुत सारे अटकलें, रूमर्स चलती हैं कोर्ट में। मैं मानता हूँ कि जब समय आएगा जो कि महीने भर पहले और 15 दिन पहले आता है, तो नियुक्ति उसी सिद्धांत पे होगी जो सिर्फ़ एक बार, यानी एक बार नहीं 2 बार जिसका उल्लंघन हुआ था। सुपर सेशन का मैं आशा भी नहीं करता, विश्वास भी नहीं करता, अपेक्षा भी नहीं करता। हाँ, जब वातावरण ऐसा होता है तो अटकलें प्रेस में और ऐसे प्रश्न चलते रहेंगे। लेकिन ये एक दूसरी चीज़ है। इसका कोई संबंध नहीं है एरियस के इश्यू से। ओके। वो एक अपनी राजनीति रखती है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे बाद बने और आप नहीं चाहती कि वो उसके बाद बने, ये चलता रहेगा ज़िंदगी भर। लेकिन जब ये संविधान का एक अनिवार्य रूल है कि सिंघवी के बाद नीलू व्यास बनेगी, नीलू व्यास के बाद एक्स-वाई-ज़ेड बनेगा, तो आपको देखना ये है कि तीनों मिलके या बिना मिले भी, बिना असहमति के साथ भी ये एरियर्स कैसे हटाएँ, रिक्त स्थान कैसे हटाएँ? तो इन दोनों को मिक्स करना सही नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप अपनी छवि को अपमानित कर रहे हो और अपमानित होने से आस्था कम होती है, आस्था होने से विश्वास कम होता है, विश्वास ही इस पूरी चीज़ का स्तंभ है। इनके पास जैसे कहा गया कि न तो पावर ऑफ पर्स है, न पावर ऑफ सत्ता है। इनके पास जो पावर है कलम का है, जो विश्वास पे आधारित है। तो इसलिए इस पावर को विश्वास के लिए ही अति आवश्यक है और मैं इसलिए भी आशावान हूँ कि हमारे कई चीफ जस्टिस ऐसे आ रहे हैं, जिनके विषय में मैं बहुत आशावान हूँ। कुछ युवा हैं, कुछ भविष्य की तरफ देखने वाले हैं, ऊर्जा है, मानसिक सोच है, चिंतन है। तो इतना कोई इसमें पेसिमिस्टिक या नकारात्मक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर आप सही कह रही हैं कि इसमें अगर तुरंत आप नहीं करेंगे और सोचते रहेंगे और ऐसे ही करते रहेंगे, भाई हाय मैं क्या करूँ क्योंकि मेरे बाद नीलू व्यास ने नहीं किया, और नीलू व्यास कहे कि मैं क्या करूँ उसके बाद अगली वाले ने नहीं किया, तो चलता ही रहेगा फिर ऐसे ही। नहीं, लेकिन आप ये तो मान रहे हैं कि जुडिशरी इज़ इन अ स्टेट ऑफ स्लंबर राइट नाउ और उसको झकझोरने की ज़रूरत है और ये झकझोरने का काम कैसे होगा? जब तक प्रेस बात नहीं करेगा, जब तक इस तरीके के डिबेट्स नहीं होंगे, तो जुडिशरी कैसे जागेगी? अगर जुडिशरी में लीडरशिप नहीं है तो, जो कि नहीं दिख रही नहीं, है अभी। निश्चित रूप से मैं आपकी इसकी बात की एकदम वो आपको ग्रज नहीं करता कि आप ऐसा डिस्कशन करें, करना आवश्यक है और हमने आज जो 5-6 बिंदु बताए हैं, वो बहुत सकारात्मक है, जो मैंने 10 साल पहले लिखे हैं। तो ये तो होना ही चाहिए। नंबर 1 समय सीमा, नंबर 2 दूसरी बार रेफरल करना, नंबर 3 अवमानना नोटिस, नंबर 4 नियुक्तियां करने का एक सिस्टम होना जिसमें कि आप मार्कशीट रखें, एक तरह से इंटरनली रखें, प्रकाशित न भी करें तो रखें। तो हमने इस तरह की 7-8 जो बातें की, बिल्कुल सकारात्मक है और ये होनी चाहिए और मेरे को कोई झिझक नहीं है इसके बारे में निंदा करने की कि भाई ये क्यों नहीं हुआ अभी तक, आपने क्यों इतना डिले किया। और नंबर 6 सबसे ज़रूरी कि आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। कई चीज़ें ऐसी जिसमें आप और हम एग्री नहीं करते, इसका मतलब थोड़ी कि हम दोनों रूठ के बैठ जाएँ, कुट्टी करके, कि हम तो बात ही नहीं करेंगे एक-दूसरे से। फिर वो तो काम ही नहीं कर सकता है। नहीं, संवैधानिक सिस्टम्स में तो कुट्टी चल ही नहीं सकती। संवैधानिक कुट्टी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एब्सोल्युटली। बट मिस्टर सिंघवी आपने जो हेजिटेशन की बात कही और जो जिस तरीके की कॉन्स्पिरेसी थियरीज चल रही हैं कि जस्टिस शकील कुरैशी वाज दैट जज हु सेंट अमित शाह टू जेल 2010 में उन्होंने अमित शाह को जेल भेजा था, तो अब कहीं ना कहीं वो खुंदक इस समय शायद गृह मंत्रालय की बनी हुई है ऐसा या है इसको कैसे 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 देखा जाए? क्या सरकार आप उनसे विंडिक्टिव हो रही है? या आपने प्रोग्राम शुरू इस नाम से किया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो लोग भी न्यायपालिका, कानून व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, जैसा कि मैं हूँ, इस बात को अ, देखते हैं एक बहुत बुरी प्रेसिडेंट है। कोई जज आपको जेल नहीं भेजता, ना आपको जेल से निकालता है। ये पर्सनल खुंदक की थियरी इक्का दुक्का केस में होती है, लेकिन जज के सामने एक बेल आती है, वो अपने विवेक के अनुसार ये निर्णय करता है कि मैं
ABC कारणों से समझता हूं कि बेल मिलनी चाहिए, XYZ कारणों से समझता हूं कि नहीं मिलनी चाहिए। फिर मैं सोचता हूं, एगनाइज करता हूं, रात में नींद नहीं आती है, और अंतिम निर्णय करता हूं कि XYZ हावी हैं ABC के ऊपर, और इसलिए मैं नीलू व्यास को बेल नहीं देता। उसके बाद आपके पास वो अंतिम जज नहीं होता है, उसके बाद एक नहीं तो कई बार 2 याचिकाएं ऊपर जाती। ओके। अब उसके बाद ये समझना कि मैंने सिंघवी ने नीलू व्यास को मना कर दिया जेल में रखने के लिए, तो गलत बात होगी। और इससे आपने, चाहे जोसेफ हो जिसने उत्तराखंड का निर्णय लिखा हो, चाहे अखिल कुरैशी हो, इस प्रकार के संदेश भेजने से क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमारा एक स्तंभ, आखिर यही तो स्तंभ है। कल आप विपक्ष में हो गए, तब आपको इसी स्तंभ की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल। और आप इस स्तंभ को इतना कमजोर कर दोगे, कोई चीज परमानेंट तो होती नहीं है जीवन में, तो इसलिए ये आपकी दूरगामी सोच होना अति आवश्यक है। ये पर्सनल खुंदक लेना ही गलत है, तो चलिए इसकी तो परिभाषा ही जी, आपने कहा कि इस समय आत्ममंथन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खुद से नियम बनाने की ज़रूरत है और इसीलिए अब मैं भी बहुत निराशावादी नहीं बल्कि आशावादी क्या होने के एक नोट पर ही प्रोग्राम को खत्म करूँगी। ऑलवेज़ अ प्लेज़र टॉकिंग टू यू मिस्टर सिंघवी, थैंक यू सो मच। और आप सभी दर्शक जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, आप सबसे गुज़ारिश है कि अगर गूगल प्ले स्टोर से आपने सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो उसे कर लीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये इंटरव्यू अभिषेक मनु सिंघवी के साथ कैसा लगा। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।